Hello everyone, welcome back to Ambition Nursing classes. In this class, we are going to learn about hemodialysis. So, what is the normal function of your kidneys? Kidneys का normal function क्या है? To filter the blood, है ना? To filter blood, to maintain normal pH, maintain pH, electrolyte balance, है ना? Then RBC production. So these are the normal function, है ना? Normal function of kidneys. ठीक है? But what happens when your kidneys fail? जब patient को CKD होते हैं, so the kidneys are unable to filter out the blood. और अगर blood filter नहीं कर पा रही, so there will be accumulation of excess fluid and waste products in the body, है ना? अगर आपकी किडनी जो है वो एक्सेस फ्लूइड और वेस्ट को बाहर नहीं निकाल पा रही तो वो एक्यूमुलेट हो जाएगा. सो अल्टीमेट इसका ट्रीटमेंट क्या होता है सीकेडी का? वी डू डायलिसिस, है ना? डायलिसिस करते हैं एक्सेस फ्लूइड और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए. सो जो डायलिसिस होता है वो हमारा दो टाइप का होता है. एक होता है हीमोडायलिसिस एंड सेकेंड इज peritoneal dialysis. So in this class we are going to learn about hemodialysis, and in the next class we will discuss about the peritoneal dialysis. So let us start. What is hemodialysis? It is a medical procedure which is used to remove fluid and waste products from the blood and to correct the electrolyte imbalance. It is done using a hemodialysis machine and a dialyzer, also called as artificial kidneys. सो आई होप अभी तक मैंने आपको जितना बताया वो आपको क्लियर है. हीमोडायलिसिस में क्या होता है? हम एक हीमोडायलिसिस मशीन और डायलाइज़र के थ्रू एक प्रोसीजर करते हैं जिसमें क्या होता है, जो भी एक्सेस फ्लूइड और वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो रखा है ना बॉडी में, उसको रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायलाइज़र. ठीक है, इसलिए हीमोडायलिसिस मशीन को हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी किडनीज वर्क नहीं कर पा रही वो ये मशीन काम करती है ना. ठीक है. सो एक बेसिक सा प्रोसीजर क्या होता है हीमोडायलिसिस के पीछे? एक वेस्कुलर एक्सेस प्रोवाइड किया पेशेंट को, वहाँ से वी रिमूव द ब्लड. ठीक है. देन डायलाइज़र जो होता है हीमोडायलिसिस मशीन में उसके थ्रू भेजेंगे एंड यहाँ पे पेशेंट का ब्लड जो है वो फिल्टर होगा. ब्लड फिल्टर होगा थ्रू सम मेम्ब्रेन्स और यही ब्लड देन क्लीन ब्लड जो है वो रिटर्न हो जाएगा टू द पेशेंट बॉडी. ठीक है. सो दिस इज़ द बेसिक प्रोसीजर. क्लियर हुआ बेसिक आइडिया क्या है हीमोडायलिसिस का, ये कैसे फंक्शन करता है? क्लियर है. नेक्स्ट इंडिकेशंस फॉर डायलिसिस कि किन किन केसेस में आपको डायलिसिस करना है. फर्स्ट है एसिडोसिस व्हेन पीएच इज लेस देन 7.1, या फिर पेशेंट को बोल सकते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन है. ठीक है, क्योंकि हमारे किडनीज का फंक्शन क्या था नॉर्मली? पीएच को बैलेंस करके रखना. यहाँ पे किडनी हमारा काम नहीं कर रहा तो विद द हेल्प ऑफ डायलिसिस हमें पेशेंट का पीएच मेंटेन कराना है. ठीक है. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट अगर इम्बैलेंस है, लाइक पोटेशियम आपका बढ़ा हुआ है, पोटेशियम इज मोर देन 6.5. सो किडनीज का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना. पोटेशियम रिमूव करता है यूरिन में. सो अगर पोटेशियम रिमूव नहीं हो रहा, सो विद द हेल्प ऑफ डायलिसिस हमें वो पोटेशियम रिमूव कराना है. ठीक है. सो टू करेक्ट द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. नेक्स्ट है GFR लेस देन 10 ml पर मिनट. नॉर्मल GFR कितना होता है? इज 100 to 120 ml पर मिनट. अगर GFR कम है, ठीक है, किडनीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट लेस देन 10 ml पर मिनट है, तो हमें डायलिसिस कराना है. ठीक है. नेक्स्ट है ओवरलोड ऑफ फ्लूइड, एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेशन है बॉडी में, सो वी गो फॉर डायलिसिस टू रिमूव दैट एक्सेस फ्लूइड. ठीक है. नेक्स्ट है यूरेमिक सिंड्रोम, अगर इंक्रीज लेवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है. सो टू रिमूव दैट एक्सेस फ्लूइड एंड द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट वी डू डायलिसिस. क्लियर है इंडिकेशंस? So what all are the indications for dialysis? Acidosis, electrolyte imbalance, GFR less than 10 ml per minute, overload of fluid and uremic syndrome. Next is hemodialysis apparatus. So ये जो आप मशीन देख रहे हो, this is hemodialysis machine. It consists of main 3 parts. First is
dialyzer, second is dialysate and third is blood delivering system. See, ये हमारी हेमोडायलिसिस मशीन है, ये जो स्क्रीन है, ठीक है, दिस इज स्क्रीन जहाँ पे आपका पूरा रिकॉर्ड होता है कि कितना टाइम लेफ्ट है, कितना प्रेशर है, कितना ml पर मिनट फ्लूइड की स्पीड है, वो सब आपको इस स्क्रीन पे विजिबल होता है, ठीक है। देन ये जो आप देख रहे हो ना, दिस पार्ट, दिस इज डायलाइज़र, ठीक है। ये डायलाइज़र है जहाँ पे जो ब्लड है वो फिल्टर होता है। इसके अंदर एक सोल्यूशन होता है जिसको बोलते हैं डायलाइजेट, ठीक है। इट मेंटेन्स द नॉर्मल लाइक इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वो सब मेंटेन करके रखेगा। देन नेक्स्ट जो ये ट्यूबिंग्स आप देख रहे हो ना, दीज ट्यूबिंग्स, ये जो सारा ट्यूबिंग्स हैं, दिस इज नॉन एज ब्लड डिलीवरिंग सिस्टम, ब्लड डिलीवरी सिस्टम। इसके थ्रू ब्लड आएगा एंड वी विल रिटर्न इट टू द पेशेंट, ठीक है। सो ये पार्ट क्लियर हुआ। मशीन को देख के आप बता सकते हो कौन सा डायलाइज़र है, कौन सा डायजिलेट है और कौन सा ब्लड डिलीवरी सिस्टम है, क्लियर है। सो ये एक और पिक्चर दिया हुआ है, दिस इज सेम। यहाँ से देखो ब्लड सी, यहाँ से पेशेंट का हम ब्लड भेजेंगे, देन ये हमारे यहाँ से जाके कहाँ जाएगा, डायलाइज़र में जाएगा, डायलाइज़र में फिल्टर होके इट गेट रिटर्न बैक टू द पेशेंट, क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ डायलाइज़र? डायलाइज़र क्या होता है? सी, ये जो पार्ट मैंने आपको बताया था, दिस इज डायलाइज़र। ये एक प्लास्टिक चैम्बर होता है ना, विच कंटेन्स a bundle of capillary tubes through which blood circulated while dialysis solution travels outside the bundle in opposite counter current direction. ये जो चैम्बर है इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी कैपिलरी ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, बंडल होते हैं कैपिलरी ट्यूब के, जिसके थ्रू क्या होगा, ब्लड सर्कुलेट करेगी, ठीक है, ब्लड सर्कुलेट करेगा। और वही मैंने आपको बताया था डायजिलेट सॉल्यूशन भी इसके अंदर होता है जो ट्रैवल करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। देन इसके में जो चैम्बर्स होते हैं ना, दे आर मेड अप ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स मेड अप ऑफ सेलोफेन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होती है विच अलाउ द ब्लड टू फिल्टर, और देयर आर मेनली 3 प्रोसीजर्स होते हैं जिससे ब्लड आपका फिल्टर होता है। फर्स्ट इज डिफ्यूजन, देन ऑस्मोसिस होता है एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इन प्रिंसिपल्स पे जो है आपका डायलिसिस बेस करते हैं, ठीक है। सो क्या होता है, डायलाइज़र एक प्लास्टिक चैम्बर होता है जिसमें बहुत सारे कैपिलरी ट्यूब्स होते हैं जिसके थ्रू हमारा ब्लड जो है वो फिल्टर होता है, जिसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होता है जहाँ पे डिफ्यूजन ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डायलाइजेट। डायलाइजेट क्या होता है, द फ्लूइड मीडियम पास्ड इन अ डायलिसिस फिल्टर, ठीक है। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है ये हमारा डायलिसिस मशीन के अंदर, उसको बोलता है डायलाइजेट। टू एक्सचेंज सोल्यूट विद द ब्लड इज़ नॉन एज डायलिजेट। इसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है डायलिजेट का, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एसीटेट, लैक्टेट एंड द ग्लूकोज, ठीक है। क्या होता है कि हमारा जब ये ब्लड फिल्टर होता है, एक्सेस नाइट्रोजनस वेस्ट आपका रिमूव होता है, तो समटाइम जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी रिमूव होते हैं, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ डायलिजेट यहाँ से हमारे डायलिजेट वापस जाते हैं ना, तो वो सारा, ताकि वो सब रिमूव ना हो जाए ना, तो हम एक सोल्यूशन देते हैं जिसमें ये सब होता है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ताकि सारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहे, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड डिलीवरी सिस्टम। क्या होता है, ब्लड पम्प, एक ब्लड पंप होता है, द मूव्स ब्लड फ्रॉम एक्सेस साइड थ्रू द डायलाइज़र एंड बैक टू पेशेंट, ठीक है। ये सारा ट्यूबिंग्स होता है जिसके थ्रू पेशेंट के साइड से हमने ब्लड लिया और वापस पेशेंट को दिया। यूजुअली जो ब्लड फ्लो रेट होता है इस ट्यूबिंग में वो होता है 250 to 500 ml पर मिनट, क्लियर है। 3 पार्ट पढ़े हमने। डायलाइज़र एक प्लास्टिक चैम्बर होता है जिसमें हमारा ब्लड फिल्टर होता है। डायजिलेट होता है इसमें जो हमारा फ्लूइड मीडियम होता है, ठीक है, विच मेंटेन द नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स, ठीक है। देन थर्ड होता है ब्लड डिलीवरी सिस्टम जिसमें हमारा ब्लड मूव करता है, क्लियर। नेक्स्ट द प्रिंसिपल यूज्ड इन हेमोडायलिसिस, फर्स्ट इज डिफ्यूजन, देन ऑस्मोसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सो इन 3 प्रिंसिपल्स में हमारा पूरा हेमोडायलिसिस बेस्ड है। फर्स्ट आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, द टॉक्सिन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। मीन्स ज़्यादा कंसनट्रेशन कहाँ पे है हमारी वाटर की, और जो टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहाँ है, ब्लड में,
ठीक है, ब्लड से कहाँ जाएगा, डायलाइजेट में। ठीक है, डिफ्यूजन क्लियर है कि हमारा ब्लड और डायलाइजर के बीच में काम हो रहा है ना, तो हमारा टॉक्सिन्स और वेस्ट ज़्यादा कहाँ पे है, ब्लड में है, वो सब कहाँ करेंगे, मूव करेंगे टू अ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, सी ये फोटो देखो डिफ्यूजन का है, ये यहाँ पे हमारा जो वेस्ट और वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है ब्लड में, इट विल मूव टू अ लोअर कंसंट्रेशन विच इज़ इन प्रेजेंट इन डायलाइजेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हायर सोल्यूट टू लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, दिस इज ऑस्मोसिस, मतलब जहाँ पे आपका वाटर कहाँ से मूव करेगा, वाटर मूव करेगा एरिया ऑफ हायर सोल्यूट जहाँ है टू एरिया ऑफ लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन। क्लियर है। नेक्स्ट है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, इसमें भी वाटर मूव करेगा फ्रॉम एरिया ऑफ हायर प्रेशर टू एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है वहाँ से कहाँ मूव करेगा, टू अ प्रेशर ऑफ लोअर। ठीक है, देन मोर जो हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, इट इज़ मोर एफिशिएंट मेथड देन ऑस्मोसिस। दिस कैन बी अचीव्ड बाय अप्लाइंग नेगेटिव प्रेशर लगाते हैं और सक्शन टू डायलाइजेट मेम्ब्रेन। ठीक है, और हमारा जो डायलाइजेट मेम्ब्रेन वो होता है, फ्लूइड होता है, उसमें बाइकार्बोनेट भी होता है और एसीटेट भी होता है। क्लियर है। सो ये सब प्रिंसिपल्स तो हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा होता है कि डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होता है, एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, ऑस्मोसिस में वाटर मूव करता है फ्रॉम एरिया ऑफ हायर सोल्यूट टू लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन। देन अल्ट्राफिल्ट्रेशन में भी वाटर मूव करता है फ्रॉम एरिया ऑफ हायर प्रेशर टू एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। ठीक है, तो ये 3 प्रिंसिपल्स है जो हमारे हीमोडायलिसिस में यूज़ होते हैं। देन वस्कुलर एक्सेस इन हीमोडायलिसिस, कि आप पेशेंट का ब्लड लेते कैसे हैं ना। सो हमारे पास इसमें यूजुअली 2 टाइप्स होता है, एक होता है फॉर द टेम्परेरी बेसिस और एक होता है फॉर परमानेंट बेसिस। ठीक है, अगर टेम्परेरी बेस या फिर इमरजेंसी केसेस में आपको जल्दी से एक्सेस चाहिए तो हम क्या डालते हैं, कैथेटर डालते हैं। ठीक है, बट अगर परमानेंटली चाहिए, ठीक है, तो हम पेशेंट को एक सर्जरी के थ्रू, माइनर सर्जरी के थ्रू हम फिस्टुला बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है। सो फर्स्ट हम टेम्परेरी और इमरजेंसी मेथड पढ़ेंगे जिसमें हम एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं। ये कहाँ हो सकता है, इट कैन बी इन द सबक्लेवियन, इंटरनल जगुलर एंड फेमोरल साइड। ठीक है, तो इन तीनों साइड पे हम एक कैथेटर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट डबल ल्यूमन और मल्टीपल ल्यूमन कैथेटर इनटू द डिजायर्ड वेन टू एस्टेब्लिश द वेस्कुलर एक्सेस। ठीक है, जैसे ये हमारा जो है, ये हमारा डायलिसिस कैथेटर है। ठीक है, और ये देखो इसमें 2 ल्यूमन है ना, सो इट इज़ डबल ल्यूमन। ठीक है, ये हमारा ट्रिपल ल्यूमन का भी आता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पेशेंट को इंसर्ट किया वाला है ये। ठीक है, इसमें हम वेस्कुलर एक्सेस इजीली ले सकते हैं इन केसेस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, सो इसमें क्या करना होता है, असेस द साइट फॉर ब्लीडिंग, हेमाटोमा, इन्फेक्शन एंड थ्रोम्बस फॉर्मेशन। So between dialysis treatment, catheter should be filled with heparin and cap it to maintain patency of line। ठीक है, अगर डायलिसिस खत्म हो गया तो हमें इसको हेपेरिन से फ्लश करना है ताकि इसकी पेटेंसी मेंटेन रहे। क्लियर है। तो ये आपने बहुत सारे अपने आईसीयूज़ में देखा होगा, पेशेंट को डायलिसिस कैथेटर है। ठीक है, तो इमरजेंसी केसेस में हम ये वाला डालते हैं कैथेटर, डबल ल्यूमन कैथेटर। नेक्स्ट है फिस्टुला। फिस्टुला क्या होता है, इट इज़ एनास्टमोसिंग ऑफ एन आर्टरी टू द वेन आइदर साइड टू साइड और एंड टू एंड। ठीक है, फिस्टुला क्या होता है, आपने बहुत बार सुना होगा AV फिस्टुला। इसमें क्या होता है, ये आपका एक वेन है, एक आर्टरी है, सो इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम AV फिस्टुला। सी ये जो फोटो आपका, एक आर्टरी है, देन एक वेन है, तो एक साइड पे इनको अटैच कर देते हैं तो एनास्टमोस कर देते हैं, उसी को बोलते हैं फिस्टुला। सो जो आर्टीरियल सेगमेंट होता है वो आउटफ्लो होता है एंड वीनस सेगमेंट इनफ्लो होता है। ठीक है, अब आर्टीरियल सेगमेंट को हम आउटफ्लो क्यों बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे देखो आर्टरीज में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो वो खुद से ब्लड बाहर आ जाएगा। ठीक है, देन अब जो फिस्टुला है, आपने एक बार सर्जरी किया, फिस्टुला बना दिया, तो वो कितने टाइम बाद आप उसमें डायलिसिस कर सकते हो, आफ्टर 4 to 6 weeks। तो दिस इज़ द मैच्योरेशन टाइम ऑफ है ना फिस्टुला।
ठीक है। सो फिस्टुला को जल्दी मैच्योर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि स्क्वीजिंग ऑफ अ बॉल करो। आपने बहुत सारे ये येलो बॉल देखा होगा ना, बहुत ही रबड़ वाला, कि उसको हाथ में लेके जिस हाथ में फिस्टुला बना है बोलते हैं वहाँ से स्क्वीज करो ताकि जो फिस्टुला है वो जल्दी मैच्योर करे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है ग्राफ्ट। ग्राफ्ट क्या होता है? इट इज़ क्रिएटेड बाय पासिंग अ बायोलॉजिकल और सेमी बायोलॉजिकल और सिंथेटिक मटेरियल बिटवीन एन आर्टरी एंड वेन। मीन्स देखो, एक आर्टरी है और एक वेन है, ठीक है। अब फिस्टुला में क्या हो रहा था, हम दोनों को ज्वाइन कर रहे थे, बट ग्राफ्ट में क्या हो रहा है, हम एक अलग से बायोलॉजिकल या सिंथेटिक मटेरियल लिया और उसको अलग से ज्वाइन किया, ठीक है। ये जैसे ये वेन इधर है, आर्टरी इधर है, तो ये अलग से ज्वाइन करने वाला जो लिया है, दिस इज ग्राफ्ट। दिस इज यूज व्हेन फिस्टुला इज नॉट पॉसिबल। जब फिस्टुला नहीं बना सकते उस टाइम पे हम ग्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है। इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या है? थ्रोम्बोसिस एंड इन्फेक्शन आर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ग्राफ्टिंग के। और जो ग्राफ्ट है वो हम यूज़ कर सकते हैं आफ्टर 2 वीक्स, ठीक है। ऐसे ही हमने फिस्टुला कितने टाइम बाद हम मेच्योर करके डायलिसिस कर सकते हैं, डेट इज़ 4 to 6 वीक्स, ठीक है। इस पिक्चर में देखो, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज़ एवी फिस्टुला एंड ग्राफ्ट। एवी फिस्टुला में देखो ये डायरेक्ट हमने ज्वाइन कर दिया, बट उसमें ग्राफ्टिंग में क्या क्या, एक आर्टरी है, एक वेन है, तो यहाँ पे हमने एक दूसरा कुछ बायोलॉजिकल मटेरियल लिया जिससे ये ज्वाइन कर दिया। क्लियर है डिफरेंस बिटवीन आर्टेरियल एवी फिस्टुला एंड एवी ग्राफ्टिंग? ओके। सो जब भी अगर पेशेंट को फिस्टुला है या ग्राफ्ट है तो आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं। See, the extremity with the graft or fistula should not be used for BP monitoring। बहुत बार आपने देखा होगा ना, पेशेंट को जब डायलिसिस कहते एवी फिस्टुला होता है तो उस हाथ से हम कभी भी बीपी मॉनिटरिंग नहीं करते, कभी भी आईवी लाइन इंसर्ट नहीं करते, या फिर कोई भी सैंपल ड्रॉ या फिर कोई भी इंजेक्शंस नहीं देना, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, नॉर्मली अ थ्रिल कैन बी पाल्पेटेड। जब भी आप वहाँ पे देखो हाथ लगाओगे ना फिस्टुला के ऊपर, कभी किसी पेशेंट के फिस्टुला के ऊपर हाथ लगा के देखना, यू कैन फील अ थ्रिल, ठीक है, आनी चाहिए। अगर थ्रिल आ रही है तो मतलब वो प्रॉपरली फंक्शनिंग है, ठीक है। अगर आपको वो नहीं सुन रहा तो पेशेंट का मतलब हो सकता है कि वो फेल हो चुका है, ठीक है। और ब्रूड सुनता है ऑन ऑस्कल्टेशन, ठीक है। देन पाल्पेट द पल्स डिस्टल टू फिस्टुला और ग्राफ्ट टू इंश्योर द टिश्यू परफ्यूजन, ठीक है। पल्स पाल्पेट करना विच आर डिस्टल टू फिस्टुला और ग्राफ्ट, ताकि आप पता कर सकते हो कि टिश्यू परफ्यूजन प्रॉपरली है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जिस हाथ पे भी पेशेंट का फिस्टुला बना है उससे कभी भी बीपी नहीं लेना, आईवी लाइन नहीं लगाना, कोई भी सैंपल या इंजेक्शंस नहीं देना, ठीक है। द नेक्स्ट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? फर्स्ट इज हाइपोटेंशन, ठीक। अ क्लाइंट में बी आस्क्ड टू स्किप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग डोसेज बिफोर हीमोडायलिसिस। तो जब भी पेशेंट का डायलिसिस होना होता है तो जैसे अगर किसी पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव चल रही है तो हम बोलते हैं वो एंटी हाइपरटेंसिव नहीं लेना, क्योंकि हीमोडायलिसिस की वजह से एकदम से पेशेंट को हाइपरटेंशन होता है, बीपी कम होता है, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है। सो जिन लाइक आईसीयू में जिन पेशेंट्स को बीपी कम रहता है, ठीक है, सो वी यूजुअली स्टार्ट नॉरेड, नॉन एड्रेनलिन इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद ही हम डायलिसिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देन सेकेंड कॉम्प्लिकेशन है मसल क्रैम्प्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम एन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट मूव कर रहे हैं फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, इसलिए पेशेंट को मसल क्रैम्पिंग हो सकती है ड्यूरिंग डायलिसिस। थर्ड है डिसरिदमिया ड्यू टू फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस, लाइक हमारा पोटेशियम बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, उस टाइम पे, तो द पेशेंट कैन हैव द डिसरिदमिया। देन डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, जो डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम है दिस इज रेयर बट डेंजरस, ठीक है। ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस सोल्यूट्स आर रिमूव्ड फास्टर फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एज कंपेयर टू CSF। दिस कॉजेज द फ्लूइड शिफ्ट इनटू द ब्रेन एंड सेरिब्रल एडीमा, ठीक है। हेमोडायलिसिस के टाइम पे जो सोल्यूट्स है वो बहुत ज़्यादा फास्ट जो निकाले जाते हैं ECF से, ठीक है, और CSF से उतना फास्ट नहीं आ पाते, सो ये फ्लूइड शिफ्ट कॉज कर सकता है ब्रेन में और कॉज कर सकता है सेरिब्रल एडीमा। दिस इज कॉल्ड द डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। क्लियर है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है ड्यूरिंग डायलिसिस तो आपको उसे कैसे मैनेज करना है। फर्स्ट है हमेशा ऑलवेज स्टॉप द डायलिसिस। अगर पेशेंट को हाइपोटेंशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, मसल क्रैम्प ज़्यादा हैं, तो हमें डायलिसिस स्टॉप करना है एंड रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ डायलिसिस
एडमिनिस्टर द हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस एल्बुमिन एंड मैनिटोल एडमिनिस्टर करना है। और अगर पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म है ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस तो आप उसका मैनेजमेंट क्या करेंगे? हेमोडायलिसिस को स्टॉप करना है उसी टाइम पे। प्लेस द क्लाइंट इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन विद हेड डाउन। ये आपका नॉर्सेट का क्वेश्चन है कि अगर पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म है तो आप उसको कैसे पोजीशन प्रोवाइड करोगे? यू विल प्रोवाइड द लेफ्ट लेटरल पोजीशन विद हेड डाउन। क्यों? टू ट्रैप द एम्बोलाई इन द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड प्रिवेंट्स इट्स मूवमेंट टूवर्ड्स लंग्स, ताकि वो लंग्स तक ना पहुँचे। ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप होगा आप एडमिनिस्टर करेंगे ऑक्सीजन और असेस करेंगे वाइटल साइन एंड रिकॉर्ड करेंगे इस इवेंट को। क्लियर है? देन कुछ ड्रग्स है विच आर यूज्ड इन हेमोडायलिसिस, दोज आर फर्स्ट है हेपेरिन। हेपेरिन क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि देखो आपने ब्लड निकाला पेशेंट से, देन वो ब्लड डिलीवरी सिस्टम में गया और उसके बाद आप उसको रिटर्न करें, तो कि आपका ब्लड डिलीवरिंग सिस्टम में जो आपका ब्लड है वो क्लॉट ना हो, उस वजह से हम हेपेरिन फ्लश करते हैं। डायलिसिस मशीन ट्यूबिंग इज फर्स्ट फ्लश्ड विद हेपेरिनाइज सेलाइन टू प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इन द सर्किट। ठीक है। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो देते हैं हम एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन, क्योंकि हमारा जो किडनीज का फंक्शन होता है वो है आरबीसी प्रोडक्शन भी है, तो बट अगर किडनी फेलियर हो गया तो आरबीसी प्रोडक्शन नहीं होता। सो टू प्रमोट द आरबीसी प्रोडक्शन वी गिव द एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन। ठीक है। सबक्यूटेनियस एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन इज गिवन टू क्लाइंट ऑन हेमोडायलिसिस टू स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन। क्लियर है? सो नेक्स्ट की पॉइंट्स कुछ है जो आपको हमेशा याद रखने। फर्स्ट है मॉनिटर बेसलाइन वाइटल्स एंड लेबोरेटरी वैल्यूज़ बिफोर एंड आफ्टर एचडी। लाइक लेबोरेटरी वैल्यूज़ में क्या क्या, यूरिया, क्रेटिनिन, ये सब आपको जो है हेमोडायलिसिस करने से पहले भी देखना है एंड बाद में भी देखना है कि कितना चेंजेस आया है ना। आफ्टर हेमोडायलिसिस पेशेंट टेम्परेचर में बी स्लाइटली एलिवेटेड ड्यू टू द वार्मिंग ऑफ ब्लड बाय डायलिसिस मशीन, है ना। तो वाइटल साइंस में आपको मिलेगा पेशेंट को हाइपरथर्मिया आफ्टर द हेमोडायलिसिस। देन वेट ऑफ द क्लाइंट हैज़ टू बी चेक बिफोर एंड आफ्टर एचडी टू कैलकुलेट द फ्लूइड लॉस। जब भी आप हेमोडायलिसिस करते हो पहले भी आपको वेट मेजर करना है, आफ्टर हेमोडायलिसिस ऑल्सो यू हैव टू मेजर द वेट ऑफ द क्लाइंट। क्लियर? So this is all about hemodialysis. So today we have studied about the definition of hemodialysis. What is it? Is a medical procedure which is used to remove the fluid and waste from blood. ठीक है। हेमोडायलिसिस मशीन एंड डायलाइजर एक्ट करता है एज अ आर्टिफिशियल किडनी। देन इंडिकेशंस पढ़ा हमने। हेमोडायलिसिस apparatus के बारे में पढ़ा। इट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, डायलाइजर होता है, डायलिजेट होता है एंड ब्लड डिलीवरी सिस्टम होता है। क्लियर है? देन प्रिंसिपल कौन कौन सा यूज़ होता है? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। वस्कुलर एक्सेस हम टेम्परेरी ले सकते हैं, एक परमानेंट। इन केस ऑफ टेम्परेरी वी कैन गो फॉर द सबक्लेवियन इंटरनल जगर और फिमोरल वेन कैथेटर डाल सकते हैं, अदरवाइज वी गो फॉर द परमानेंट। परमानेंट में क्या होता है? फिस्टुला एंड द ग्राफ्टिंग। Then what are the complications during hemodialysis? Hemodialysis, that is hypotension, muscular cramps, dysrhythmia, ये सब हो सकता है। And we have studied about the management of symptoms or the complications during hemodialysis, and we have already discussed about the drugs used in hemodialysis. So I hope this topic is clear to you, and if you have any doubt please write down in the comment section, and if you like the video please like, share, comment and subscribe the channel.